मीडिया में अटकलें हैं कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया गया है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस वक्त कराची के एक अस्पताल में मौत से लड़ रहा है, जबकि दाऊद इब्राहिम के करीबी छोटा शकील ने अब इन रिपोर्ट्स को अफवाह बता दिया है। जहर दिया गया है या नहीं, इस पर जांच चलती रहेगी, लेकिन एक बात तो तय है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। जब कोई व्यक्ति अंडरवर्ल्ड में होता है तो उस पर आए दिन तरह तरह के हमले होते रहते हैं। कई मौक़ों पर दाऊद पर हमले पहले भी हुए हैं। अमूमन ये हमले दुश्मन गैंग के लोग करते हैं, पर एक दफ़ा दाऊद की हत्या की ऐसी प्लानिंग भी हुई थी जो इन सारे हमलों से अलग थी। क्यों? क्योंकि इसकी मास्टरमाइंड थी एक महिला, वो महिला जो सपना दीदी के नाम से अंडरवर्ल्ड में जानी जाती थी। इस किस्से को हमारे साथी निखिल आपको पहले भी तारीख में सुना चुके हैं, किस तरह सपना दीदी ने की दाऊद की मौत की प्लानिंग। 1991 में हुई इस प्लानिंग का अंजाम क्या हुआ, क्यों मारना चाहती थी सपना दीदी दाऊद को। सुनिए पूरी कहानी निखिल से। सपना दीदी कहानी इस नाम से शुरू नहीं होती है। सपना दीदी का असली नाम अशरफ था। अशरफ का पूरा नाम था अशरफ खान। उसका पति महमूद दुबई से कई दिनों बाद लौट रहा था। 5 साल पहले दोनों की मुलाकात एक शादी में हुई थी। पहली मुलाकात में ही दोनों की नजरें मिली, प्यार हुआ और जल्दी ही शादी भी हुई। अशरफ के दिन हंसी खुशी बीतने लगे। अच्छा घर, कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पति अच्छा कमाता था और खर्च भी खूब करता था। हालांकि ये पैसा आता कहाँ से था, न कभी महमूद ने अशरफ को बताया, न उसने पूछा ही। उससे बस इतना पता था कि उसका पति दुबई में किसी के साथ बिजनेस करता है। एयरपोर्ट जाते हुए अशरफ पुराने दिनों को याद करने लगी। हालांकि आज उसे पता चलने वाला था कि उसका पति करता क्या है और उस काम का अंजाम क्या होता है। एयरपोर्ट के गेट से लोग बाहर आ रहे थे। अशरफ को महमूद का इंतजार था और इस बीच उसने देखा कि पुलिस की 2 गाड़ियां उसके पीछे आकर खड़ी हो गई हैं। गाड़ी में से पुलिस वाले निकले, लेकिन अशरफ ने कुछ खास ध्यान दिया नहीं कि आए होंगे। कुछ देर बाद उसे महमूद का चेहरा दिखाई दिया। महमूद उसकी तरफ आ ही रहा था, लेकिन पलक झपकते ही वो भीड़ में ओझल हो गया। महमूद कहाँ गया? अशरफ ये सोच रही थी कि अचानक उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। अगले ही पल एक एम्बुलेंस उसके बगल से गुजरी और गाड़ियों की भीड़ में ओझल हो गई। अशरफ के मन में आशंका के बादल घिर आए। उसने एम्बुलेंस का पता किया। यह एम्बुलेंस गई थी कूपर हॉस्पिटल की तरफ, लेकिन वहां पहुंचकर भी अशरफ को महमूद का कोई पता नहीं चला। वो सीधे अंधेरी के थाने में गई। वहां से एक थाने से दूसरे थाने होते हुए शाम हो गई, लेकिन महमूद का कहीं कोई पता नहीं चला। फिर एक पुलिस वाले ने उसे जे हॉस्पिटल जाने को कहा। अशरफ अस्पताल पहुंची और वहां एक कोने में बिस्तर पर महमूद की लाश पड़ी थी। उसे गोलियों से भून डाला गया था। अशरफ इससे पहले कुछ समझ पाती, परिवार वाले आए और महमूद को कब्रिस्तान ले गए। अगले रोज अशरफ को पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरी कहानी का पता चला। महमूद का पूरा नाम महमूद खान था, लेकिन बिजनेस में उसे एक दूसरे नाम से जाना जाता था, महमूद कालिया। महमूद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिए काम करता था। दाऊद की किसी बात से इनकार करने पर उसके गुर्गों ने पुलिस से मुखबिरी कर दी और वो एनकाउंटर में मार दिया गया। अशरफ को जब इस सच्चाई का पता चला, वो दाऊद से बदला लेने के लिए आतुर हो गई। हालांकि सच्चाई ये थी कि अंडरवर्ल्ड के तौर तरीकों से वो अनजान थी और दाऊद उसकी पहुंच से बहुत दूर था। सपना की अंडरवर्ल्ड से पहली मुलाकात हुई हुसैन उस्तरा के जरिए। लड़कपन के दिनों में उसने एक लड़के को ऐसा चीरा मारा था कि डॉक्टर को कहना पड़ा, लगता है किसी ने सर्जिकल तरीके से काटा है। उस दिन से मोहम्मद हुसैन का नाम हुसैन उस्तरा पड़ गया। हुसैन अपना एक गैंग चलाता था और अंडरवर्ल्ड के बड़े नामों में उसका उठना बैठना था। उसकी दाऊद से बनती नहीं थी। किसी ने ये बात अशरफ को बताई और वो सीधे हुसैन से मिलने पहुंच गई। हुसैन पहले तो उसकी बात सुनकर हंसा, लेकिन फिर उसके पक्के इरादे सुनकर मदद को वो तैयार हुआ। उसने अशरफ को मार्शल आर्ट्स और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी। दोनों पक्के दोस्त बने। हुसैन की मदद से अशरफ ने दाऊद के ठिकानों पर जासूसी शुरू कर दी। मुंबई में दाऊद के ड्रग्स के, सट्टेबाजी के धंधे चलते थे। अशरफ इन सब के बारे में पुलिस को बताने लग गई और जल्द ही पुलिस की एक पक्की इन्फॉर्मर बनी। दाऊद के कई अड्डों को उसने बंद करवाया, लेकिन इनसे दाऊद पर कोई खास असर पड़ा नहीं। दाऊद का टेंशन पाने के लिए एक बड़ा धमाका जरूरी था और ये काम अशरफ नहीं कर सकती थी, इसलिए सपना की जरूरत थी और जल्द ही एक मुलाकात ने सपना की भी एंट्री करा दी। सपना, अशरफ ने ये नाम क्यों चुना, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। एक रोज अशरफ को पता चला कि दाऊद का सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गवली है, जो राजनीति में भी साख रखता था। अशरफ ने उससे जाकर मदद मांगी, लेकिन गवली ने यह कहकर मदद करने से इनकार कर दिया कि वो उस जैसे लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता।
अशरफ को समझ आ गया कि अशरफ बने रहने से काम नहीं चलेगा। उस दिन से उसने अपना नाम बदलकर सपना किया। बुर्का छोड़कर जीन्स टॉप पहनने लगी, बाइक चलाने लगी। जल्द ही उसके कुछ गुर्गे भी जमा हो गए जो दाऊद से खार खाए बैठे थे। इन गुर्गों की बदौलत सपना बन गई सपना दीदी, लेडी डॉन सपना दीदी। सपना दीदी बनने के बाद उसने दाऊद पर पहला बड़ा निशाना लगाया। 1988 के आसपास वो हुसैन उस्तरा के साथ नेपाल गई। दाऊद नेपाल से स्मगल कर मुंबई तक हथियार भेजता था। ये उसके स्मगलिंग ऑपरेशन का मुख्य बिंदु था। सपना ने यहीं सेंध लगाई और उसने दाऊद के माल को लूटना शुरू कर दिया। इस माल को सपना और हुसैन कलकत्ता में बेच देते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे। इस चक्कर में एक बार उसकी और हुसैन की बॉर्डर सिक्योरिटी से भिड़ंत भी हुई। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकले। इस घटना के बाद सपना ने नेपाल जाना बंद कर दिया और अपना पूरा ध्यान बंबई में लगाया। बंबई में वो दाऊद को जितना हो सके नुकसान पहुंचाना चाहती थी और इस काम में हुसैन उस्तरा उसकी भरपूर मदद करता था। सपना के लिए दोनों का रिश्ता दोस्ती तक सीमित था, लेकिन पूरे अंडरवर्ल्ड को पता था कि हुसैन सपना को अपना दिल दे चुका है। इसी चक्कर में एक रोज उससे एक गलती भी हुई। एक दिन सपना के पीछे दाऊद के कुछ लोग पड़े थे और वो मदद मांगने के लिए आधी रात हुसैन के घर पहुंची। हुसैन ने उसे अपने घर में आसरा तो दिया, लेकिन साथ ही इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश भी की। उस दिन सपना ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए और वो पूरी तरह अपने मकसद को पूरा करने में जुट गई। खुद मुंबई में सपना ने अच्छी खासी पहचान बना ही ली थी। वो अपना गैंग चलाने लगी थी और नेताओं से भी उसके रिश्ते बन गए थे। उसने एक पुलिस वाले से शादी भी की, लेकिन जल्द ही ये रिश्ता भी टूट गया। हालांकि इन सब के बीच दाऊद अभी भी उसकी पहुंच से दूर दुबई में ही बैठा था। 1990 के आसपास सपना को दाऊद तक पहुंचने का एक रास्ता नजर आया जो क्रिकेट के मैदान से होकर गुजरता था। उस दौर में दुबई में भारत और पाकिस्तान के मैच होते थे और इन मैचेस में एक वीआईपी सीट हमेशा बुक रहती थी। दाऊद को क्रिकेट का शौक तो था ही, साथ ही उसके गुर्गे सट्टेबाजी का भी रैकेट चलाते थे। बंबई पुलिस को दाऊद की तलाश थी, लेकिन वो दुबई और शारजाह में आराम से मैच देखता रहता था। जब सपना को इस बात का पता चला, उसने अपने लड़कों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। उसने अपने लड़कों को दुबई भेजा। मैच के दौरान वो दाऊद का वीडियो बनाते और सपना तक पहुंचाते। इसके बाद सपना ने क्रिकेट स्टेडियम के नक्शे तैयार करवाए। उसने स्टेडियम की रेकी करवाई। अब दाऊद स्टेडियम में हथियार लेकर आ नहीं सकता था और इसी बात पर सपना का मास्टर प्लान टिका था। प्लान यह था कि उसके लड़के चाकू छुरी जैसे हथियार छुपाकर स्टेडियम में दाखिल हो जाएंगे और जैसे ही भीड़ ताली बजाने के लिए उठेगी, कोई दाऊद का काम तमाम कर देगा। इस प्लान पर सपना को इतना विश्वास था कि वो खुद भी दुबई जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसे इंतजार था एक सही मौके का। उसने नागपाड़ा के हुजरा मोहल्ले में एक घर लिया और यहीं से दाऊद की हत्या का प्लान बनाने लगी। हुजरा मोहल्ला मुसाफिर खाना के ठीक बगल में था, जहां कभी दाऊद का पुश्तैनी मकान हुआ करता था। सपना दुश्मन के डेरे में रहकर उसे चुनौती देना चाहती थी, लेकिन यही शेर दिली उसके लिए खतरा बनी। सपना के प्लान की खबर किसी ने छोटा शकील तक पहुंचाई। शकील तब दाऊद का दायां हाथ हुआ करता था। उसके लड़के बंबई पर पूरी नजर रखते थे और उन्हें सपना के मूवमेंट की भी पूरी खबर थी। एक रोज जब सपना अपने घर में लेटी हुई थी, शकील के कुछ लड़के आधी रात में दाखिल हुए और सपना को उठाकर ले गए। उसी के घर के नीचे चाकुओं से गोद गोद कर सपना की हत्या कर दी गई। हुसैन जैदी अपनी किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में बताते हैं, सपना की मौत मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी तरह की इकलौती वारदात थी, क्योंकि इससे पहले औरतों पर हमला नहीं किया जाता था। दाऊद ने कई साल सपना की हरकतों को नजरअंदाज किया था, लेकिन जब उसे अपनी मौत की प्लानिंग का पता चला, उसने सपना को भी मरवा दिया। सपना दीदी, लेडी डॉन, इनका चैप्टर यहीं खत्म हुआ। जहां तक दाऊद की बात है, 1998 तक वो बंबई बम ब्लास्ट का आरोपी बन चुका था। क्रिकेट में उसका शौक अब भी पहले जैसा ही था, लेकिन उसे पब्लिक में अब देखा नहीं जाता था। अगर उस वक्त अशरफ उर्फ सपना दीदी अपने मंसूबे पर कामयाब हो जाती तो दाऊद के जुर्मों का खेल वहीं खत्म हो जाता, मगर ऐसा हुआ नहीं। इस वीडियो के शूट होने तक भारत और पाकिस्तान दोनों की ही सरकारों ने जहर की खबरों पर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। रिपोर्ट्स किस हद तक सच्ची है, इस सवाल पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मामले में जो भी आगे होता है, हम आपको उसका अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।